और बहनों को जय अजमेर जी, जय सोनकार। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 150 लेके आ रहा हूँ भाइयों। यह जो है मेरा ड्रीम पार्ट है। कोई भी कलाकार जब 150-200 सिल्वर गोल्डन इस मुकाम पे जाता है तो उसे बड़ी आत्मिक खुशी होती है। और मैं आज खुश हूँ कि आज जिस शख्स से मैं मुलाकात ले रहा हूँ वह है मेरे लाडले आदरणीय भाई साहब श्याम सुंदर जी सोनी साहब। यह जो है कोरबा निवासी, राज्य छत्तीसगढ़, यहाँ के बासिंदे हैं। आज हम इनसे करेंगे खास मुलाकात। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय श्याम जी साहब का हमारे चैनल के माध्यम से आत्मिक शब्द सुमन से हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्हें नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तमय जीवन में से समय निकाल के हमारे चैनल पे उनकी मुलाकात दी है। जय अजमेर जी, जय सोनकार। मैं आदरणीय राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने ड्रीम इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया और मेरी बातों को सुनने का समय दिया। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि जो समाज के लिए जिस प्रकार से लगातार आदरणीय राजेश जी लगे हैं और समाज की विभिन्न विभूतियों से मिलकर उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर समाज हितों में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनके बारे में जानकारी लोगों को देना निश्चित ही समाज के विकास के मार्ग में एक मील का पत्थर साबित होगा। आभार, धन्यवाद। आपका स्नेह प्यार बना रहे। सर्वप्रथम तो भाई साहब आप अपना हमारे सीरियल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों से अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं श्याम सुंदर सोनी, पिता स्वर्गीय श्री रतनलाल सोनी सुनालिया। हमारा पैतृक निवास राजस्थान में नीम का थाना है। अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में निवासरत हैं और मेरा छात्र जीवन से राजनीति से जुड़ाव रहा है। मैं शासकीय स्कूल का 11वीं में अध्यक्ष रहा, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज कोरबा का अध्यक्ष रहा, NSY का अध्यक्ष रहा, फिर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, फिर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और छत्तीसगढ़ OB कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश का। साथ ही साथ मैं अभी निवर्तमान पिछले 5 साल नगर निगम में चेयरमैन के पद पर रहा हूं और ये सब समाज के लोगों के आशीर्वाद का फल है कि मुझे इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका आशीर्वाद मिला। आदरणीय श्याम जी साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो जन सेवा, समाज सेवा करते हो, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? जब मैं 11वीं पढ़ता था और जब अपना हाई स्कूल का प्रेसिडेंट बना तो मेरे मन में जिज्ञासा होती थी कि व्यक्ति पैदा होता है, मर जाता है, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उनको कोई जानता नहीं, उनके मरने के बाद उनके अस्तित्व को लोग भुला दिया जाता है। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि लोग मरने के बाद कम से कम कुछ % तो लोग याद रखें कि नहीं ये फलाना आदमी था, ये ऐसा था, इसका व्यवहार ऐसा था, इसका लेन देन ऐसा था, इसकी छवि ऐसी थी, ये हंसमुख था। जो भी जो उसकी व्यक्तिगत जीवन जो अपने जीते जी व्यक्ति जीता है उसके बारे में अगर उसकी पीठ पीछे मरने के बाद कहीं चर्चा होती है तो मैं मानता हूँ उस आदमी ने अच्छा काम किया होगा जिसकी मृत्यु के बाद लोग उसको याद करें। आदरणीय, आप समाज सेवा से भी जुड़े हो, राजकीय पक्ष से भी जुड़े हो, तो आपने अच्छी खासी सफलता अर्जित की है। तो कभी कभी आपको ऐसा गर्विष्ठ भावना नहीं आती कि मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरा ये रुतबा है, ये मेरा मुकाम है? मुझे भगवान करे कभी ऐसा अहंकार न दे। मैं समाज में जब भी मेरे बड़े सीनियर बुजुर्ग मिलते हैं मैं उनके चरण छूता हूँ, चाहे मेरे परिचय है कि नहीं है। अगर मेरे से परिचय हो गया तो समाज का हर मेरा व्यक्ति जो पूजनीय है, जो आदरणीय है, मैं सर्वप्रथम उनके चरण छूता हूँ। और जब भी सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी भी समाज में, और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं हर प्रोग्राम में पहुँचूँ और ईश्वर मेरी मदद करता है कि मैं हर जगह उपलब्ध होने की कोशिश करता हूँ कि समाज के व्यक्ति लोगों के बीच में रहूँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया था कि वो मेरे पिताजी शुरू से समाज के प्रति लगे रहे
वो ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज के सचिव भी रहे मेरे पिताजी। तो उनका भी दायित्व बोलता था कि भाई तुम कुछ भी करो पर समाज के लिए कम से कम अपना टाइम निकालो। आप चाहे बच्चों के लिए कमा रहे हो, अपने लिए कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, पर समाज में जो आदमी वंचित हो जाता है उसका कोई पिछड़ा नहीं होता है। आपको आगे बढ़ना है, आपको समाज को लेकर चलना है। देखिए, परिवार होता है लोगों के सदस्यों से, और समाज होता है जब हमारे पूरे समाज के लोग एकजुट हो, चाहे हमारा कोई कार्यक्रम हो, चाहे हमारी शादी ब्याह हो, चाहे मरने का कार्यक्रम हो, जब हम सब जगह जो मिलते हैं और आपस में एक दूसरे की बातें करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, तो लगता है कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे युवा हैं, हमको युवाओं के लिए क्या सोचना है, हमारे बुजुर्गों को हमको आशीर्वाद कैसे लेना है। ये सब बातें समाज में जब व्यक्ति किसी विशेष कार्यक्रम में एकत्रित होता है, बैठता है, तो बहुत सारी चर्चाएं आपस में निकलती हैं। अध्ययन, ये थोड़ा मैं आपसे ये सवाल जो पूछा हूँ इसका थोड़ा सोच के अध्ययन करके सटीक जवाब देना। हम जो देख रहे हैं आजकल वर्तमान में, हम हमारे संस्कृति, हमारे रीति रिवाज से थोड़े दूर होते नहीं जा रहे? बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जो हमारे आदर्श थे, हमारे जो पूर्वज थे, जिस मेहनत और लगन से इस साम्राज्य को खड़ा किया, हमारे स्वर्णकार समाज को आगे बढ़ाया, निश्चित तौर पर उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो संस्कृति थी, उस संस्कृति से कहीं ना आज हम लोग भटक गए हैं। जैसे हमारे रमेश जी, हमारे धमतरी वाले हैं, वो कई बार लिखते हैं कि हमारा समाज कहीं बिखर रहा है, हमारा समाज कहीं भटक रहा है। तो निश्चित तौर पर कभी कभी जैसे लगता है कि हम कुछ अनावश्यक खर्च की ओर बढ़ जाते हैं, कभी कभी लगता है कि हम दिखावे की ओर बढ़ जाते हैं। जो वास्तविकता, जो धरातल है, उस धरातल को व्यक्ति छोड़कर ऊंचाइयों में उड़ना चाहता है। हमने कई समाज को देखा है कि भाई आपकी हमारी जो सोच है कि हम, जैसे अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब मेरी व्यक्तिगत सोच है कि आज हमारे कोई गमी हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित तौर पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि भाई आते हैं, लोगों को सम्मान मिले, अच्छे से अच्छे लोग आएँ, सबको समाज के लोग आपस में बैठें। पर हम कुछ अति करने की कोशिश कर देते हैं कि भैया जो आते हैं उनको खाना खिलाना, समाज के लोगों को बुलाना, और बहुत सारी खर्च की अधिकता बढ़ती चली जाती है। तो निश्चित तौर पर मेरी जो व्यक्तिगत विचार है कि हमको कुछ ऐसे काम हैं जिसमें खर्च की अधिकता कम करनी पड़नी चाहिए। क्या होता है, हमारी संस्कृति है कि हमारे बुजुर्ग का निधन होता है तो निश्चित तौर पर हम ये चाहते हैं कि उनकी मृत्यु उपरांत जो हम प्रसादी बांटते हैं वो प्रसाद के रूप में लोग खाएं। पर चूंकि आज हम देखते हैं कि वो प्रसाद, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेहमान दूर से आते हैं, हमारी बहन बेटियां दूर से आती हैं, हमारे जो दूर दूर के दराज से मेहमान आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। पर आज हम पूरे गांव को, पूरे समाज को बुलाकर खाना खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और ये जो चल रहा है अभी प्री वेडिंग शूट, ये कहाँ तक सही है और इसका क्या दुष्परिणाम आएंगे? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। मैं आपकी बात से इस बारे में इतना चिंतन कर चुका हूँ कि प्री वेडिंग एक शादी के पहले बहुत ही निंदनीय काम है। जितनी उसकी निंदा की जाए उसको कम है। आप ये बताइए कि हमारे पूर्वजों के टाइम में हमारी जो शादी होती थी, हमारे पिताजी बोलते थे मैंने लड़की देख ली है, तुमको हाँ करना है, तुमको शादी करना है। हम ये नहीं जानते थे कि लड़की कैसी है, क्या है। हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको शादी करना है। और आपको बता दूं, मैंने मेरे लड़के की शादी की, मेरा बेटा मुझे नहीं बोला कि पापा बहू कैसी है, मेरी मिसेस कैसी है, देखने में कैसी है, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरा बेटा बोला पापा आप जो बोलोगे मैं ही करूँगा। मेरे बेटे ने मेरी बहू को देखा तक नहीं और उन्होंने शादी कहाँ कर दी। तो आज भी है, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं राजेश जी, आपके संस्कार अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमारी बहू आए, हमारी बहू आज तक, आपको बता दूं मैं, आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए लोग, सलवार सूट पहन रहे हैं, मीट पहन रहे हैं। भगवान की दया से मेरे घर की बहू, हमारे जो समधी है जगदीश जी कड़ेल, उनकी बेटी है ध्रुव की, आज तक मेरी बहू कभी सलवार सूट नहीं पहनी मेरे घर में। साड़ी और पल्लू, उसका पल्लू नहीं गिरता। वो इंजीनियर है, वो इंजीनियर है, कंप्यूटर टॉपर इंजीनियर राजेश जी। मेरी बहू का पल्ला सर से कभी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी ने उसको ऐसे संस्कार दिए कि हम कभी भी जिस संस्कार में रहें, जिस आदर्श के साथ हमारे परिवार को बढ़ा है, जो शिक्षा मुझे मेरे पिताजी ने, मेरे परिवार ने दी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अमल करें।
निश्चित तौर पर हमारे बुजुर्गों की आत्माएं, हमारे पितरों की आत्माएं तभी खुश होगी जब उनकी बातों का हम पालन करें। आज हमारे पितरों को हम भूल चुके हैं, उनकी भावनाओं को, उनकी सोच को, उनके आदर्श को भूल चुके हैं। आज हम आधुनिकता के दौर में बढ़े जा रहे हैं आधुनिकता के दौर में। ये आधुनिकता कहाँ लेके जाएगी आदमी को पता नहीं। आधुनिकता हो, निश्चित तौर पर हम इतने पिछड़े भी जा रहे हैं, पर आधुनिकता में नवीनता पर नहीं आना चाहिए। आधुनिकता हो, आधुनिकता आपके विकास के लिए हो, आपके परिवार के विकास के लिए हो। आधुनिकता पर कहीं ना कहीं आपको अपने संस्कार को भूलना नहीं चाहिए। आप प्री वेडिंग का प्रखर विरोध करते हो? बहुत पूरा विरोध करता हूँ। मेरे बच्चों की शादी में कहीं प्री वेडिंग नहीं हो, ये होना नहीं चाहिए। ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घातक जहर है। घातक जहर है, ये बताइए आप अब मैं क्या बोलूँ, बोलना चाहिए, मैं बोलता हूँ। आप जिस लड़की लड़के ने एक दूसरे को देखा नहीं, वो लड़की लड़के एक साथ गले में घूम रहे हैं और पूरा ओपन गाड़ियों में खड़े होकर घूम रहे हैं, अपने स्विमिंग पूल में डांस कर रहे हैं, क्या वेडिंग है भाई, क्या है? और शादी के कई रिश्ते टूटने के कारण ये प्री वेडिंग और मोबाइल है राजेश जी। हमारी लड़की लड़कों की शादी टूटने का बहुत बड़े कारण मोबाइल और प्री वेडिंग है। ये मतलब इसका बंद होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अपने तो मैंने यूट्यूब में देखा, अपने राजस्थान के मरवाड़ी भाई लोग कई जो किस्से सुनाते हैं इसके प्री वेडिंग के, कि कैसे शादी टूटती है भाई प्री वेडिंग में। मतलब तत्काल बंद होना चाहिए। मैं तो समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, समाज प्रमुखों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि शादी के पहले शादी प्री वेडिंग शादी का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। और हमारी जो युवा पीढ़ी है आजकल, हमारी जो सनातन धर्म, हम सनातनी है, आजकल सनातनी प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम, इनसे उनकी गणना जो है उपलब्धता की कम हो गई है। उन्हें करीब लाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए राजेश जी, आज का युवा और हमारी बच्चियां आज जिस आधुनिकता के मामले में और पढ़ाई के मामले में जिस तेजी से अग्रसर है, वो जो पढ़ाई का वर्तमान में जो मापदंड है, वो मापदंड इनको आधुनिकता की ओर ले जाता है। आज मेरी बच्ची अगर बेंगलोर में पढ़ रही है, मेरी बच्ची अगर बॉम्बे में पढ़ रही है, मेरा बेटा अगर अमेरिका में पढ़ रहा है, मेरे घर से दूर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें हमारे जो उसके बीच में जो गैप है राजेश जी, हमारे बीच में जो अंतराल पैदा हो जाता है 5 साल 6 साल 10 साल का, वो अंतराल कहीं ना कहीं वो बच्चों को अपने आगे बढ़ने का स्तर बढ़ा देता है। वो हमारे प्रति लगाव कम होता चला जाता है। वो बच्ची या वो लड़का जिसने बेंगलोर में पढ़ा, जिसने बॉम्बे में पढ़ा, जिसने दिल्ली में पढ़ाई की, उसको अगर आप वापस ला कर प्रोग्राम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा पापा आप किस दुनिया में हो, मम्मी आप किस दुनिया में हो, आप बॉम्बे चलिए, कलकत्ता चलिए, बेंगलोर चलिए, अमेरिका चलिए, आप किस दुनिया में जी रहे हो। एक मिनट, मैं आपकी बात काटता हूँ साहब, मैं आपकी बात का विरोध नहीं करना चाहता हूँ। बच्चे पढ़े लिखे, अच्छा तालीम ले, ऊंचे ओहदे पे जाए, मगर हमारी जो सनातन धर्म की संस्कृति है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनमें भी तो उनकी हाजिरी चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। देखिए आप बताइए कि हम घर में मंदिर बनाते हैं, छोटा सा घर हो, हमारे माँ बाप ने सिखाया कि सबसे पहले उठो 4-5 बजे उठो, 5 बजे उठ के पूजा को नहा धो के घूम घाम के आओ, बढ़िया एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करके आगे नहा धो के पूजा पाठ करो, अपने भगवान को पत्र दो, अपने पितरों को याद करो। ये होता है सनातन धर्म। बरोबर। और आज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि हमारा बच्चा अगर बेंगलोर चला गया, बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, तो उसको सनातन धर्म भूल जाता है। वो उसको हमें शिक्षा दे नहीं पाते। हम बच्चे को हमारी शुरुआत की पीढ़ी में जो हमको सनातन धर्म के प्रति शिक्षा देने चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। हमारे में तो ये रहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा IIT का इंजीनियर बने, मेरा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बने। हमारी भावना तो आजकल ये जग गई ना, हम दोषी है, हम दोषी हैं, हम दोषी। अगर बच्चे दोषी नहीं है। ना, हमने अगर बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी, उसके जिम्मेदार हमें, बच्चे नहीं है। नहीं। क्योंकि कहा जाता है सबसे पहले कौन होती है बच्चे की? गुरु, माँ होती है। आप हमारे हिंदू में जानते हैं ना, सबसे पहले बच्चे की माँ कौन होती है? माँ होती है, गुरु। उसके बाद पिता होता है, उसके बाद स्कूल का शिक्षक होता है। तो हमारी माँ ने हमको जो संस्कार दिए हैं, हमारे पिता ने जो हमको संस्कार दिए, वही संस्कार तो हमारे में आएंगे। You're right. है? अगर आप जिस बच्चे को आप 5वीं के बाद बोलोगे जाओ बेंगलोर पढ़ो, जाओ अमेरिका में पढ़ो, जाओ बॉम्बे में पढ़ो, वो बच्चा सनातन धर्म से विश्वास भूल जाता है। हम दोषी है, हम दोषी हैं। हमें खुद को चेंज करना बिल्कुल होगा। चरित्र बनाने का। आज उनको बोलो हनुमान चालीसा पढ़ लो, नहीं आता। गीता के 2 शब्द बोल दो, नहीं आता। क्या होगा ये बताइए ना।
अगर हमारे रामायण की 2 चौपाई नहीं जानते, आप हनुमान चालीसा नहीं जानते, आप मंत्र नहीं जानते, गायत्री मंत्र नहीं जानते, आप बजरंग बाण नहीं जानते, फिर आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी पोती 6 साल की है, अभी पहली क्लास गई है, आप उसको जो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, बजरंग बाण सुन लीजिए, पूरे 6 साल की है, पूरे हारमोनियम में पूरे भजन सुन लीजिए। 6 साल की है मेरी पोती। राजेश जी, मैं आपको दिखा दूंगा फोटो, मेरे बच्चे पूरा हारमोनियम के साथ पोती गाना गाती है। मतलब बच्चों को दोष देना गलत है ना, हम दोषी हैं। हम दोषी हैं। संस्कार कौन देगा? हम देंगे बच्चों को। पैदा किसने किया? हमने किया। तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो फिर हम गुनहगार हैं। देखिए, अगर बच्चा 5 साल का हो जाता है तो माँ उसे सिखाना शुरू कर देती है, बेटा हमारे भगवान हैं, हम हिंदू हैं, हमारे हिंदू में क्या क्या करना पड़ता है, हमको उठना है तो अब जो बताया वही करना पड़ता है, सुबह उठ के पूजा करना है, ये करना, भगवान को याद करना है, क्योंकि हमको भगवान ने भेजा है इस धरातल इस पृथ्वी में कि हम कुछ अच्छा करके जाएं। अरे जीवन यापन तो जानवर करते ही नहीं करते राजेश जी? करते हैं ना। वो भी खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सोते हैं, उठते बैठते सब काम करते हैं ना। उनमें बुद्धि तो नहीं है ना, सोचने समझने की ताकत नहीं है ना। वो सोचने समझने की ताकत भगवान ने किसको दी? मनुष्य को दी। मनुष्य में अगर ताकत है सोचने समझने की थी, उस बुद्धि का कुछ उपयोग करेगा? अपनी बुद्धि का यदि आदमी अपने खाली स्वार्थ के लिए उपयोग करता है तो मैं उसको मनुष्य नहीं मानता। एक सवाल हम ये पूछता हूँ मैं आपसे, हमारे जो युवा बच्चे बच्चियाँ हैं, अगर उन्हें शैक्षणिक क्षेत्र में कभी अपयश आता है तो वो नर्वस ब्रेक हो जाते हैं, तो उन्हें मॉरल सपोर्ट कैसा मिलेगा? सफलता के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए राजेश जी, कहा जाता है कि गुड हेल्थ इन गुड माइंड। हमारे बच्चे का शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। हमारे बच्चे को पढ़ने की इच्छा है हिंदी माध्यम, या वो बीए करना चाहता है, या बीएससी करना चाहता है, या कॉमर्स करना चाहता है। मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं राजेश जी, जो बच्चा अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता था, उसके पिताजी ने उसको डॉक्टर बनाने के लिए, नहीं तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को डॉक्टर बनना है। मेरे पड़ोस में रहते थे वी.के. अग्रवाल हैं, उस बच्चे को मार मार के डॉक्टर बनाए। वो लड़का आज पागल है। वो लड़का जिसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में उनके पिताजी थे, वो पागल है। आपको अगर अपने बच्चे का विकास चाहते हैं, आप अपने बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चे के साथ दोस्ती बनानी पड़ेगी। बोलो बेटा, तुम्हारी इच्छा क्या बनने की है? तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम धंधा करना चाहते हो, तुम बीए करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, आईआईटी करना चाहते हो? आप बच्चे से पूछिए, उसे प्यार से बात कीजिए। बेटा, मैं तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता, मैं कोई प्रेशराइज नहीं करना पड़ता कि आप इंजीनियर बनो, कि आप डॉक्टर बनो, मेरा कोई दबाव नहीं है। बेटा, पढ़ना तुमको है, दिमाग तुमको लगाना है। बेटा, तुमको तुम्हारा भविष्य बनाना है। मैं तुम्हारा सहयोगी हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम जहाँ चाहोगे मेरे कदम तुम्हारे साथ होंगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा, वो होगा बाबू। और दूसरी बात यह है, आजकल मैं देखता हूँ बच्चे और बच्चियों के विवाह रिश्ते करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। बच्चे बच्चियाँ उम्र दराज हो रहे हैं, समय पे उनके विवाह नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? राजेश जी, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हम लोग की शादी जब हुई तो हमारे पिताजी ने हमको नहीं बताया लड़की कैसी है क्या। बेटा, मैं फाइनल करके आ गया हूँ, शादी करना है। अब ये हो गया है राजेश जी कि लड़की को चाहिए लड़का हीरो, स्मार्ट, घर में गैस चूल्हा है कि नहीं है, आपके शहर में मॉल है कि नहीं है, आपके शहर में गार्डन है कि नहीं है। ये लड़की की चॉइस होते जा रही है। लड़के की चॉइस होता है कि मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तो मुझे वैसी लड़की चाहिए, अपने बराबर की लड़की चाहिए। वो रिश्ते खोजते खोजते आज इतने हालत हो गए हैं राजेश जी कि बड़ी बड़ी लड़कियां घर में बैठी हैं और बड़े बड़े लड़के घर में बैठे हैं। हालत ये खोज रहे हैं। आदमी बहुत अधिक चाह रखने की चाहत में अपना पुराना समय खराब कर लेता है, अपनी उम्र खराब कर लेता है, अति चाहत में उम्र खराब कर लेता है। तो क्या है कि हम जो हमारे जो एक संयोग होते हैं राजेश जी, ईश्वर ने संयोग बना दिया है कि भाई आपका मिलन इस लड़की से शादी होनी मतलब होगी। अब हमने रिश्ता कर दिया, आपकी लड़की मेरा लड़का, चलो हम लोग संयोग रिश्ता कर दिया।
और पता चला कि लड़की बोली मैं तो शादी नहीं करूँगी, हमारा बेटा बोला नहीं करूँगा, क्या हो गया, नहीं मुझे तो लड़की पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है बेटा, तो हमको घर की बहू चाहिए। नहीं घर की बहू तो अलग है, मेरे साथ घूमने के लिए तो अलग से चाहिए। ओ मेरे को घूमने के लिए मेरे साथ चले तो लोग देखें, पब्लिक शो। पब्लिक शो। वहां भी यह स्थिति हो गई है राजेश जी कि आदमी जो अपने कपल दिखाना चाहता है, बेस्ट कपल बनना चाहता है, बेस्ट कपल बनना चाहता है समाज में, कि लोग हम जब निकले तो लोग देखें क्या सुंदर जोड़ी जा रही है। तो आदमी जो है शारीरिक रचना से बड़ा होता है या अपने कर्म से होता है? आदमी सिर्फ अपने संस्कार और कर्मों से बड़ा होता है। आदमी सिर्फ संस्कार कर्मों से बड़ा होता है। जिसकी पवित्रता, जिसकी निष्पक्षता, मैं काला कलूटा हूँ, निस्वार्थ, मैं काला कलूटा हूँ, इंसान है। भगवान कृष्ण काले कलूटे थे, हाँ जी। राम सांवले थे, बिल्कुल। तो राधा गोरी थी, हाँ जी। सीता जी गोरी थी, हाँ जी। ठीक नहीं थी? हाँ जी। वो उस समय कैसे वरमान लोग शादी कर देते हैं भाई? तो सावले थे, तो किसी सावले थे ना हाँ भाई? जी, हाँ जी, सावले बोलते मेरी थे। बात सुनिए, रंग ईश्वर की देन है। आप ये बताइए, एक वातावरण होता है, एक देश का एटमॉस्फेयर होता है। मान लीजिए आप ठंडे इलाके में हैं तो वहाँ मैक्सिमम लोग गोरे पैदा होते हैं। अब आप जाके साउथ अफ्रीका में चले जाओ, वहाँ तो गोरे नाम की चीज ही नहीं भाई, वहाँ तो काले काले हैं। हाँ जी। अरे इंसान है, वो भी कमाते खाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। उनकी शादी होती है, उनके बाल बच्चे हैं, है परिवार। देखिए काले आप है, गोरा मैं हूँ, मैं गोरा हूँ, आप काले हैं, हमारा खून लाल है मान, You are right। हमारा खून लाल है, हमारा खून लाल है मान। खून लाल है। तो खून में तो लगता नहीं है ना, ना ना ना, बिल्कुल नहीं है। खून में लगता नहीं। तो आप ये भूल जाइए, मैंने ऐसे से देखे हैं कि इतनी सुंदर लड़की और उसका पति मतलब हम निग्रो, इतने काले लोग हैं, पर उनकी जोड़ी जाके देखिए। मैं कोरबा में रहता हूँ, कोरबा को एक लघु भारत कहा जाता है। हमारे कोरबा में पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं, यहाँ तक कि विदेशी लोग भी रहते हैं। तो वहाँ का जो मेल जो आप देखेंगे कि हमको साउथ वाले भाई हैं, नॉर्थ वाले हैं, श्रीनगर वाले हैं, सब में दिखता है रंग अलग है, भाषा अलग है, विचार अलग है, पर जहाँ एकता की बात आती है तो हमको लगता है विभिन्न अखंडता के बाद भी हम विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति के बाद भी हमारा भारत अखंड है। क्या बात बोले आपने, लाख रुपए की बात बोली। तो हमारे देश की अखंडता उसी में है कि हमारा लक्ष्य, हमारा आपसी समाज, भाईचारा, हमारा देश, हमारा प्रेम, हमारा प्रदेश इसी साथ रहे। हमारे समाज की तरक्की तभी है जब हमारे विचारों में मतभिन्नता ना हो, हमारे सोचने समझने की शक्ति हमेशा समाज के विकास में हो। अरे फुवरता बंद करनी होगी, बिल्कुल बंद कर देना, जो हमारे लिए घातक है। घातक है, आने वाले बच्चों के लिए और घातक है। हम तो निकल चले जाएंगे, आने वाले बच्चों के लिए घातक हो जाएगा। जितनी हम पश्चिम की सभ्यता को ग्रहण करते जा रहे हैं राजेश ना, उतना ज्यादा हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज ये बताइए, कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, माँ बाप लाखों खर्चा करके भेजते हैं, और वो बच्चा जाके डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहा है। महीने 3-4 आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे कोटा में, राजस्थान में वायरल है। उनको उनकी चॉइस करने दो, बच्चों को नहीं करते। मैं आपको क्या बता, माँ बाप प्रेशराइज करते हैं, उनको कोचिंग के लिए भेजते हैं, पहले कोचिंग करो, अब पढ़ो। राजेश जी, आज एक बच्चे को सीए अगर करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, तो उसको कम से कम 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। मानो 18 घंटा का 16 घंटा बच्चा पढ़ेगा तब जाके सीए का पास कर पाता है। हर एक बच्चा टैलेंट नहीं होता। नहीं होता, मैं तो आपको बताया ना, हर एक बच्चा टैलेंट नहीं होता। तो हम चुप रहे। देखिए, आपको अगर बच्चे का, मैं आपको क्या बोला, आपको अगर बच्चे का बौद्धिक विकास चाहते हैं तो आपको अच्छे संस्कार देना पड़ेगा, जो हमारे सनातनी जो कर्म हैं वो बताने पड़ेंगे, तभी बच्चे में सुविचार आएंगे। आज बच्चा आधुनिकता में सिगरेट पी रहा है, बियर पी रहा है, घूम रहा है। मैं राजेश जी पूना में सिम्बोसिस कॉलेज चला गया था हमारे दोस्त के लड़के का एडमिशन करवाने के लिए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं वहाँ गया ना तो मैं अपने दोस्त को बोला, भाई केदार अपने बच्चों के यहाँ मत पढ़ाया। क्यों? बोले तेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मतलब लड़कियों के पेड़ दिख रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लड़की सिगरेट पी रहे सीढ़िया में, कॉलेज परिसर में लड़के सिगरेट पी रहे हैं। सिम्बोसिस कॉलेज पूना, कितना फोड़ बना है, इतना फोड़ बना, मैं बता रहा हूँ। मैं उसको बोला मत पढ़ा के बच्चे को, यहाँ मत पढ़ा, तो इतने अच्छे संस्कार बच्चे को दिया, तेरे बच्चे के संस्कार बदल जाएंगे। आज हमारे चैनल पे आदरणीय मेरे भाई श्याम जी साहब आए हैं और उनसे हमारी जो वार्ता हुई है, उन्होंने जो संदेश दिया है कि गलत बच्चे नहीं हम हैं,
तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा और बच्चों पे अपनी उम्मीदें मत थोपो, उन्हें उनके निर्णय लेने दो, वो जो फील्ड में सक्षम है उन्हें उसी में जाने दो। आप उन्हें ये मत कहो कि तू डॉक्टर बन, वकील बन, इंजीनियर बन। अगर उन्हें बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनने दो, उन्हें जबरदस्ती मत करो, वो उसके लिए भी घातक है, आपके लिए भी घातक है। तो मैं मेरे भाई का आभार मानता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। उन्होंने व्यस्तमय जीवन में समय निकाला और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे 150वें पाठ में जिसकी मैं तलाश कर रहा था आज वो इनके साथ खत्म हुई। मैं आपका खूब खूब आभार करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पुनः सभी भाई और बहनों को जय स्वर्णकार, जय अजमेर जी, जय अजमेर, जय जय स्वर्णकार। हो गया रुक गया। उठो दो भाई।